नमस्कार। श्रीमती मोहरी देविता पड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता यशोधरा और साकेत काव्य से जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उनको हम देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के पुनः उपस्थित हैं और ये जो प्रश्न है विगत वीडियो में हमने यशोधरा का जो चरित्र चित्रण है या चारित्रिक विशेषता उनको देखा। अब हम देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों जो साकेत काव्य है, महाकाव्य है, उसमें गुप्त जी ने जो पौराणिक पात्रों के चरित्र को एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। साकेत जो काव्य महाकाव्य है गुप्त जी द्वारा रचित, इस महाकाव्य में गुप्त जी ने जो पौराणिक पात्र है जो पुराणों में वर्णित है, राम, दशरथ, भरत इत्यादि जो रामायण से जो कथा ली गई है, इन पात्रों के चरित्र को नवीन रूप में प्रस्तुत किया, नवीन रूप में ढाला है। इस कथन के आधार पर उर्मिला का चरित्र चित्रण यानी उर्मिला की क्या बतानी है, चारित्रिक विशेषताएं। ठीक है, चरित्र चित्रण कह दो या फिर उर्मिला की चारित्रिक विशेषताएं। तो ये जो प्रश्न है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहले हम इसके उत्तर में थोड़ा सा भूमिका पढ़ लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भूमिका के रूप में क्या लिखना है तो इन बिंदुओं को हम देखेंगे आगे। पहले भूमिका देख लेते हैं। तो साकेत जो महाकाव्य है जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है और ये जो आपके पाठ्यक्रम में है वो 9वां सर्ग है इसका। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम अगर राष्ट्र प्रेम का जय घोष करने वाले कवि हैं तो उनमें हम मैथिली शरण गुप्त जी को मानते हैं। और गुप्त जी है वो सर्वप्रथम राष्ट्र प्रेम का जय घोष करने वाले हैं। ऐसे कवि जो युग के अनुरूप अभिव्यक्ति की दृष्टि से बड़ा विशिष्ट स्थान है इनका। और वैसे कोई भी कवि अपने युग की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी कवि होता है वो अपने युग की आधारशिला जरूर अपने काव्य में लिखता है, अपनी रचनाओं में लिखता है। इनकी रचनाओं में तात्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक है, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, यानी जो प्रवृत्तियां हैं जिसको परिस्थितियां जिसको हम कह सकते हैं प्रवृत्तियां जो है, इनकी झलक आपको अवश्य दिखाई देती है। यानी गुप्त जी के काव्य रचनाओं में भी जो हर एक कवि है वो अपने युग के अनुरूप काव्य रचना में उन समय को संकलित करता है। उसी प्रकार से गुप्त जी भी प्यारे विद्यार्थियों सामाजिक स्तर पर हो, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और ये धार्मिक जो प्रवृत्तियां हैं इनकी झलक इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। तो ये बात आप लिख सकते हैं भूमिका के रूप में। इस कारण काव्यकार चाहे किसी भी युग का कथानक ले, भले ही चाहे काव्यकार कहीं कथानक चाहे पौराणिक ले, ऐतिहासिक ले, किसी भी प्रकार का अपने काव्य रचना में उस कथानक घटनाक्रम को ले ले, कहानी को बना ले, रख ले, लेकिन वह अपने युग की विचारधाराओं, मान्यताओं और धारणाओं से प्रभावित रहता है। कहने का तात्पर्य भले ही चाहे वह पौराणिक ऐतिहासिक पात्र जरूर ले, लेकिन फिर भी तात्कालिक समय की यानी जिस युग का वो कवि है, लेखक है, जिस युग का जो कवि है वह उस युग की विचारधारा को, उसकी धारणा को, मान्यता को जरूर उसमें लिखेगा या उससे वो प्रभावित रहेगा। तो इस प्रकार की बात इसमें आपको लिखनी है। इसी प्रकार से साकेत जो महाकाव्य है उसमें गुप्त जी ने अपने युग का प्रतिनिधि जो किया है। साकेत महाकाव्य में भी गुप्त जी ने जो आधुनिक युग है उसको इसमें पिरोया है या प्रतिनिधित्व किया है। इस आधार पर साकेत की एक हम कह सकते हैं कि युग के अनुरूप जो अभिव्यक्ति क्या होती है, युग के अनुसार अभिव्यक्ति की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। तो किस प्रकार से युग के अनुरूप स्पष्ट झलक किस प्रकार से दिखाई देती है, यानी पौराणिक पात्र को होते हुए भी नवीन आधुनिक विचारधारा को या नवीन रूप देने का प्रयास गुप्त जी ने किया है। तो इस बिंदु को तो हमने देख लिया, भूमिका के रूप में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो भूमिका हमने पढ़ ली है। अब हम देखते हैं साकेत में युग की अनुरूपता या साकेत में युगानुरूपता। तो युग के अनुसार कोई भी कवि, मैंने कहा है बताया कि भाई कोई भी कवि है वो अपने युग की मान्यताओं को, विचारधारा को अपनी काव्य रचना में जरूर लिखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गुप्त जी ने भी आधुनिक युग के कवि हैं तो इन्होंने भी पौराणिक आख्यान या घटना जरूर ली है साकेत में उर्मिला की इनकी।
लेकिन उसमें नई विचारधारा को जोड़ा है। जैसे हम धर्मवीर भारती जी की कन्नुप्रिया हम पढ़ते हैं तो उसमें राधा कृष्ण का जो स्वरूप है वो नया स्वरूप है, आधुनिक स्वरूप है। तो ऐसे ही इसमें प्यारे विद्यार्थियों ये युग के अनुसार अभिव्यक्ति की है। साकेत महाकाव्य का कथानक, इस बिंदु में हमको क्या लिखना है, देखिए इस बिंदु में कि साकेत जो महाकाव्य है उसका जो कथानक है 12 सर्गों में विभक्त है। कितने सर्गों में है? साकेत का जो कथानक है, घटनाक्रम है, वो साकेत का कथानक 12 सर्गों में विभक्त है। ध्यान रखना 12 सर्ग है, 12 अध्याय है, 12 सर्गों में विभक्त है। ठीक है, 12 सर्ग है साकेत में। और प्यारे विद्यार्थियों इसमें युग का जो चित्रण किया गया है वो पर्याप्त मात्रा में हुआ है। और इसका कथानक यद्यपि रामायण पराश्रित है, नाम साकेत रामायण से हैं, रामायण पराश्रित है, जो घटनाक्रम है वो रामायण पराश्रित है और प्राचीन परंपरा के अनुसार है। लेकिन इसमें कवि ने प्रत्येक प्रमुख स्थलों पर आधुनिकता या वर्तमान युग की छाप इसमें दिखाई देती है। भले ही घटनाक्रम पौराणिक है, पुराना है, प्राचीन है, रामायण से लिया गया, फिर भी कहीं कहीं पर इन्होंने इन विशेष स्थलों पर हम कह सकते हैं कि आधुनिकता और वर्तमान युग की छाप देखने को मिलती है। ये विशेष बात है, वर्तमान या फिर आधुनिक युग की छाप, आधुनिक युग की प्यारे विद्यार्थियों छाप आपको देखने को ज़रूर मिलती है और नया स्वरूप में चित्रित किया है। अतीत सब तभी वर्तमान के लिए उपयोगी बन सकता है जब वर्तमान की समस्याओं को समाधान कर सके। यानी भूतकाल या जो अतीत है वह तभी उपयोगी होता है वर्तमान के लिए कि जब वह वर्तमान की समस्याओं का निराकरण कर सके, तब वह भूतकाल उपयोगी है। और ये तब संभव है जब कवि अतीत को आधुनिक दृष्टिकोण से देखे। कवि है तो जा तो पुराने युग में रहा है, भूतकाल में जा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी वो आधुनिक युग की दृष्टिकोण रखता हो, उसको प्रकाश में लाता हो। इस प्रकार से कवि को देखना चाहिए। कवि है वो अतीत को भी आधुनिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करे। और गुप्त जी ने इस रहस्य को जान लिया, समझ लिया। इसीलिए गुप्त जी ने एक साकेत जो महाकाव्य लिखा, उसमें जो पौराणिक आख्यान रामायण से लिया गया है, इसको नई विचारधारा में पिरोया है, आधुनिक विचारधारा में पिरोया है। तो ये इसमें महत्वपूर्ण बात है और गुप्त जी ने इस रहस्य को समझ लिया। इस कारण इनकी रचनाओं में युग के अनुरूप विचारधारा, बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, युग के अनुरूप विचारधारा ये साकेत में इन्होंने लिखी। घटनाक्रम कौन सा है? रामायण से पुराना है और इसको आधुनिकता से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये मैथिली चंद्र गुप्त जी की रचना साकेत में हमें देखने को मिलती है। तो युग के अनुरूप विचारधारा परंपरागत कथानकों के माध्यम से, यानी कथानक तो पुराना है, विचारधारा नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हुआ है। अगला जो बिंदु, ये बिंदु आपको समझ में आ गया होगा, साकेत में युग की अनुरूपता। दूसरा बिंदु घटनाओं का भौतिक दृष्टि से चित्रण। घटनाओं का भौतिक दृष्टि से चित्रण किस प्रकार से किया, देखो साकेत महाकाव्य में, आप ध्यान से सुनते जाइए केवल। साकेत महाकाव्य में गुप्त जी ने अलौकिक और अति मानवीय घटनाओं को वर्तमान युग की परिवर्तित रुचि के अनुसार लौकिक और स्वाभाविक बनाने का प्रयास किया। साकेत महाकाव्य में जो घटनाक्रम लिया वो पौराणिक है, रामायण से लिया गया। और अब इसमें रामायण से है तो अलौकिक घटनाएं उसमें देखने को आप मिलती है जो इस लोक से नहीं है, पारलौकिक लगती है और अति मानवीय घटनाओं से युक्त है। कई घटनाएं ऐसा लगता है कि मानव ऐसे कार्य नहीं कर सकता। तो अति मानवीय घटनाओं को वर्तमान युग से जोड़ा है। वर्तमान युग की जो परिवर्तित, जो लौकिक विचारधारा या लौकिक और जो स्वाभाविक है उसको बनाने का प्रयास किया। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों? बहुत सरल सी बात है इसमें बात ये कहना चाहते हैं कि भाई साकेत महाकाव्य में गुप्त जी ने ये जो अलौकिक घटनाक्रम है या इसको अति मानवीय जो घटनाक्रम है उसको नए रूप में, यानी लौकिक रूप में, स्वाभाविक रूप में चित्रित किया है। जैसे रामचरितमानस में दशरथ से कैकेयी द्वारा राम को वनवास देना,
ठीक है। रामचरितमानस में घटना आती है जब दशरथ से कैकेयी है वो वनवास दो वरदान मांगते हैं, जिसमें पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। तो इस प्रकार का जो घटनाक्रम है वनवास का, भरत को राज्याभिषेक की वर याचना करना, तो और फिर उसकी बुद्धि में सरस्वती से प्रभावित हो जाना, यानी कैकेयी की बुद्धि में सरस्वती बैठ जाती है और फिर इस प्रकार से दर्शाई जाती है। ये आप रामचरितमानस में घटनाक्रम आप देखते हैं कि दशरथ से कैकेयी वरदान मांगती है, राम के लिए वनवास मांगती है, भरत के लिए सिंहासन मांगती है, उत्तराधिकारी मांगती है। और ऐसा भी दिखाया जाता है कि सरस्वती कैकेयी के दिमाग में बैठ जाती है, उसके मस्तिष्क में, उसको प्रभावित करती है। परंतु आधुनिक युग में कैकेयी की मति परिवर्तन में किसी दिव्य शक्ति का हाथ कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आधुनिक युग में इस बात को अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो कैकेयी की बुद्धि को कोई सरस्वती इत्यादि है वो हम उसको नहीं कह सकते, वो दिव्य शक्ति इत्यादि उसका हाथ स्वीकार हम नहीं कर सकते। इसलिए गुप्त जी ने चित्रकूट की सभा में भरत से सुत पर संदेह, भरत से सुत पर भी संदेह आदि शब्दों की योजना करके इस प्रसंग में अलौकिकता के स्थान पर मनोवैज्ञानिकता की सृष्टि की है कि अपने पुत्र के स्वार्थ सिद्धि के लिए उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। इस रूप में हम देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि दिव्य शक्तियाँ हैं वो इस प्रकार से किसी के मस्तिष्क को प्रभावित कर दे। ये बात यहाँ पर आधुनिक युग में हम नहीं स्वीकार कर सकते। ऐसा गुप्त जी ने बताया कि हम इसको अलौकिकता के स्थान पर मनोवैज्ञानिकता की सृष्टि उसमें करते हैं। इसी प्रकार से मेघनाद की जो घटना, मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो जाते हैं लक्ष्मण, तो उसको जीवित करने के लिए रामचरितमानस में तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं। तो हनुमान संजीवनी बूटी के लिए हिमालय में जाते हैं, परंतु साकेत में जो दिखाया गया मैत्रेय गुप्त जी ने, वह बूटी है वो भरत के पास मिल जाती है। भरत को कोई साधु दे देता है तो साधु ने भरत को दी थी और भरत व हनुमान जी को दे देते हैं। तो ये नयापन हम कह सकते हैं। बाकी रामचरितमानस में तो ये दिखाया गया, रामायण में तो यही दिखाया गया है कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं मेघनाद की शक्ति बाण से, तो उसकी मूर्छा को उनकी वो जो मृत्यु के पथ पर अग्रसर हो रहे थे कि अगर रात्रि भर में अगर वो घंटी अगर नहीं मिली तो इनके प्राण संकट में है। तो हनुमान जी वहाँ उड़ करके हिमालय पर्वत जाते हैं, द्रोण पर्वत पर जा कर के, और वो संजीवनी बूटी लेते हैं। लेकिन साकेत में गुप्त जी ने ये कार्य है वो हनुमान जी के द्वारा, भरत जी के द्वारा कर दिया कि भरत वह बूटी दे देता है, भरत को कोई साधु वो बूटी देता है। तो इस प्रकार से नयापन दिखाया गया है। तो इस प्रसंग में भी अलौकिक प्रसंग को लौकिक रूप देने का प्रयास किया गया कि भाई इस तरह से हनुमान जी पहाड़ को उठा करके लाते हैं, ये जो घटनाक्रम बताया वो अलौकिक है। इसको उन्होंने लौकिक रूप में बता दिया कि भरत के पास गए और भरत से वो बूटी लेकर के आ गए, तो ये लौकिकता हो गई। अलौकिकता में लौकिकता का भाव यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये प्रयास किया गया। तो घटनाओं का भौतिक दृष्टि से चित्रण किया गया है। जो घटनाएं अलौकिक है उनको लौकिक रूप से, जो घटनाएं एकदम दिव्य हैं या अति मानवीय हैं उनको साधारणीकरण से या फिर उसको हम कहते हैं स्वाभाविक रूप से दिखाया गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगला बिंदु देखिए, परंपरागत कथानक में परिवर्तन। प्यारे विद्यार्थियों, परंपरागत कथानक में परिवर्तन में क्या होगा कि आधुनिक युग की परिवर्तित रुचि के अनुसार ही साकेत में अलौकिक घटनाओं को क्या किया है, लौकिक बनाने का प्रयास किया। क्योंकि आज का जो मानव जिस प्रकार की रुचि से, यानी गुप्त जी ने आधुनिक मानव की या उस समय के मानव की रुचि के अनुसार इन अलौकिक घटनाओं को लौकिक बनाने का प्रयास किया। जो साकेत में अलौकिक घटनाएं उनको लौकिक बनाने का प्रयास किया, ताकि जो है कथानक है वो आसानी से वर्तमान युग के मानव को समझ में आ जाए। तो परंपरागत कथानक को सर्वथा आधुनिक रूप नहीं दे सके। तो परंपरागत कथानक तो एकदम से नया रूप नहीं दे सकते गुप्त जी, क्योंकि जो घटना पौराणिक है उसको तो बदला नहीं जा सकता अधिक। तो देवलोक निवासी देवताओं का आविर्भाव 20वीं शताब्दी के साकेत में कई बार हुआ है। जिस प्रकार से देवलोक के निवासी देवताओं का जो आविर्भाव है वो 20वीं शताब्दी के साकेत में भी दिखाया गया है। दशरथ की मृत्यु पर साकेत निवासियों के साथ, साकेत कहाँ, अयोध्या को यहाँ पर कहा जा रहा है इस प्रकार से। तो साकेत जो दशरथ की जो मृत्यु है, उनकी मृत्यु होने पर साकेत निवासियों के साथ देवांगनाएं भी रोती है, ऐसा दिखाया जाता है। जो दिव्य लोक है, दिव्य लोक है वो साकेत है। साकेत किसको कहा जाता है? तो दिव्य लोक है।
तो दशरथ की मृत्यु होने पर साकेत के निवासी स्त्रियां भी, देवांगनाएं भी रोती है, ऐसा चित्रित किया गया है। चित्रकूट की सभा के निर्णय को सुनने के लिए देवगण टकटकी लगाए रहते हैं, उनको इस रूप में दिखाया गया है। चित्रकूट की सभा होती है, वहाँ पर आसपास देवता भी विभिन्न स्वरूपों में खड़े रहते हैं, वो भी देखते हैं कि चित्रकूट की धर्म सभा में क्या निर्णय होगा। क्या राम पुनः भरत के कहने पर अयोध्या जाएंगे, 14 वर्ष की इस अवधि को पूरा न करके बीच में ही जाएंगे, या फिर क्या राम अपने धर्म की रक्षा करते अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। इस प्रकार का जो धर्म एक तरह से संकट उस समय हुआ था, धर्म की जो जीत जहाँ पर बताई गई थी, इस सभी के निर्णय को सुनने के लिए देवगण भी टकटकी लगाए रहते थे। इस प्रकार से साकेत में प्यारे विद्यार्थियों गुप्त जी का प्राचीन संस्कारों से युक्त है आदर्शवादी हृदय वर्तमान युग के विचारों का स्वागत करता हुआ दिखता है। यानी प्राचीन जो परंपराएं हैं, प्राचीन जो संस्कार हैं, उनको नए आदर्शवादी हृदय के अनुसार उनको एक तरह से दिखाया गया है, स्वागत करता हुआ दिखाया गया है। वर्तमान प्राचीन को नवीनता के साथ में आधुनिक विचारधारा, वर्तमान युग की विचारधाराओं के साथ स्वागत करता हुआ दिखाया है। तो इस प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि यह परंपरागत कथानक में परिवर्तन भी इसमें किया गया। तो ये बिंदु भी आपको समझ में आ गया होगा। शेष जो है आगे जो बिंदु है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ तक आप ठीक प्रकार से इसको समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न में जो उर्मिला का चरित्र चित्रण, जिसको उर्मिला की चारित्रिक विशेषता, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। आज जो हमने देखा साकेत महाकाव्य में गुप्त जी की पौराणिक पात्रों के चरित्र को नवीन रूप देने का प्रयास किया, नया रूप दिया है। इसकी भूमिका भी हमने पढ़ी। राष्ट्रीय कवि हैं ये, और इसको गुप्त जी बड़ा विशेष स्थान रखते हैं इसमें। और कवि अपने युग के अनुसार है वो काव्य रचनाएं लिखता है, भले चाहे कथानक कहीं का भी हो, ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो, लेकिन उन ऐतिहासिक पौराणिक में अपनी वर्तमान युग की जो मान्यताएं, धारणाएं, विचारधारा को अवश्य कथानक में जोड़ता है, विचारधारा को प्रकट करता है। इस प्रकार से उस समय की सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों को, प्रवृत्तियों को दिखाया गया है। तो ये भूमिका पढ़ी, साकेत युग की अनुरूप गया, साकेत में युगानुरूपता को हमने देखा, घटनाओं का भौतिक जो दृष्टि से चित्रण है वो भी देख लिया। परंपरागत कथानक में परिवर्तन किया गया है, नवीनता जिसको हम कह सकते हैं, पौराणिक आख्यानों या घटनाक्रम को नवीनता, वर्तमान आधुनिकता से जोड़ते हुए दृष्टि गोचर है वो किया है। तो इस प्रकार का जो भाव, ये जो बिंदु हमने इन पर चर्चा की, शेष है वो उर्मिला का जो वीर है वो हम आगे के वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए और याद भी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद विद्यार्थियों।